कहानी की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान शहर को देखते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ताइसुक। ताइसुक के हाथ में बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं जिन्हें वो हर घर के बाहर लगा रहा है। अब ताइसुक अपना ये काम पूरा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को जब वो वापस वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि ज्यादातर पैम्पलेट्स गायब हो चुके हैं, लेकिन एक घर के बाहर अभी भी एक पैम्पलेट लटक रहा है। अब ये देखने के बाद ताइसुक समझ जाता है कि इस घर में कोई नहीं रहता और शायद इस घर का मालिक आज रात को यहाँ पर नहीं आने वाला। फिर ताइसुक बड़ी ही चालाकी से उस घर का ताला खोलता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर आकर वो घर के हर कमरे को चेक करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि सच में वहाँ पर कोई है तो नहीं। इसके बाद वो सीधा नहाने जाता है, जिसके बाद वो उस घर के मालिक के कपड़े पहन लेता है। फिर खाना खाकर जब वो पूरे घर में घूम रहा था तभी उसे वहाँ पर एक टूटा हुआ खिलौना मिलता है जिसको वो रिपेयर कर देता है। हम देखते हैं कि ताइसुक जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि उसे किसी का एहसान न लेना पड़े। इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर टीवी देखता है और टीवी देखते देखते वो वहीं पर ही सो जाता है। लेकिन अगली सुबह वो जैसे ही उठता है तो वो पूरे घर की सफाई करने लगता है। इसके बाद जब वो घर के मालिक के कपड़े धोकर सुखा रहा था तभी वो देखता है कि बाहर घर के मालिक वापस आ चुके हैं। फिर जब वो लोग घर के अंदर आते हैं तब उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इस घर में कोई रह भी रहा था। हम देखते हैं कि ताइसुक वहां से जा चुका था, जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो दिन भर फिर से पैम्पलेट लगाता है और शाम को वापस आकर देखता है कि एक घर पर पैम्पलेट लगा हुआ था। वो उस घर में दाखिल होता है और घर में चारों तरफ घूमने लगता है। उसे लगता है कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस घर में एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है सुनहु। लेकिन सुनहु यहाँ पर काफी उदास बैठी थी और उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीटा है और वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान है। लेकिन ताइसुक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और वो हमेशा की तरह घर में घूमने लगता है। तभी अचानक सुनहु का फोन बजता है और जब वो फोन नहीं उठाती तो वहाँ पर एक आदमी उसे डांटने लगता है। ये आदमी सुनहु का पति है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम्हें क्या चाहिए और अब मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। लेकिन ताइसुक इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उस घर के अंदर घूमने लगता है। इसके बाद वो खाना बनाता है और घर के सामानों को देखने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर उसे एक खराब वेट मशीन मिलती है तो हमेशा की तरह वो उसे भी ठीक कर देता है। फिर खाना खाकर वो घर के सारे गंदे कपड़ों को धोने लगता है, लेकिन उन कपड़ों में ज्यादातर कपड़े सुनहु के होते हैं। उधर सुनहु भी उसे ये सब करते हुए देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन सुनहु को ताइसुक एक बिल्कुल ही अलग इंसान लगता है। जैसे आदमियों से वो मिली थी उनसे ताइसुक बिल्कुल ही अलग था, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप उसे देखती रहती है। वहीं ताइसुक को भी पता नहीं था कि उसे कोई देख रहा है, जिसके बाद वो बेडरूम में जाकर सो जाता है। तभी सुनहु वहाँ पर आकर उसे देखने लगती है, लेकिन इसी दौरान ताइसुक की भी नजर सुनहु पर पड़ती है और वो उसे देखकर डर जाता है। अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ का टेलीफोन बजता है और सुनहु जाकर फोन उठाती है। फोन पर उसका पति था जो उस पर गुस्सा कर रहा था। उधर ताइसुक भी अपना सामान उठाकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे सुनहु के चीखने की आवाज आती है, लेकिन ताइसुक उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक अपनी गाड़ी को रोकता है और सोचने लगता है कि आखिर सुनहु ने ऐसा क्यों किया। उसे पता था कि एक अनजान आदमी उसके घर में है, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने के लिए नहीं कहा। अब ताइसुक को सुनहु के लिए फीलिंग आने लगती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वापस सुनहु के घर आ जाता है। वो देखता है कि सुनहु बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर भी काफी उदास बैठी थी। अब ताइसुक उसे कुछ नहीं कहता और बाहर उसके लिए कपड़े निकाल देता है। फिर जब सुनहु नहाकर बाहर आती है तो वो वहाँ पर रखे कपड़ों को देखकर समझ जाती है कि ताइसुक वापस आ चुका है। कुछ देर बाद उसका पति भी वापस आ जाता है जिसका नाम होता है मिनग्यो। फिर मिनग्यो जैसे ही सुनहु को उन कपड़ों में देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जिसके बाद वो उससे झगड़ा करता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। वहीं ताइसुक भी ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए वो बाहर जाकर आवाजें करने लगता है। अभी सुनकर मिनग्यो बाहर देखने आता है, लेकिन तभी अचानक ताइसुक पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर जब मिनग्यो बेहोश हो जाता है तो ताइसुक घर से बाहर आता है और अपनी मोटरसाइकिल चालू करता है। वो चाहता था कि सुनहु भी उसके साथ चले, इसीलिए वो बार बार हॉर्न बजाने लगता है। उधर सुनहु भी उसका इशारा समझ जाती है और बाहर आकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि अभी तक इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई और ना ही ये दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में निकल पड़ते हैं और पूरी रात ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन फिर जब सुबह होती है तो ताइसुक एक बार फिर से पैम्पलेट लगाने लगता है और इस बार सुनहु भी उसका साथ देती है।
इसके बाद शाम को वो दोनों एक घर में जाते हैं और पूरे घर में घूमने लगते हैं। इसी दौरान ताइसुक को पता चलता है कि इस घर का मालिक महीनों तक यहाँ पर नहीं आने वाला, इसलिए उनके पास बहुत वक्त है। तभी ताइसुक की नजर दीवार पर लगी सुनहो की फोटो पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि सुनहो कभी एक मॉडल हुआ करती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। अब ये दोनों इस घर में रहना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ताइसुक यहाँ पर काम करता था वैसे वैसे सुनहो भी उसका साथ देती थी। ये लोग घर की सफाई करते हैं, जिसके बाद वहां पर रखे सारे कपड़े धो देते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में एक तस्वीर लेते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि ये दोनों इस घर में रह रहे थे। फिर आज का काम खत्म होने के बाद ये दोनों इस घर को छोड़कर निकल जाते हैं और किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिर दिन भर वही काम करने के बाद शाम को जब वो एक घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये घर किसी बॉक्सर का है और वहां पर रखे एक रिकॉर्डेड मैसेज से उन्हें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ काफी दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। अब ये दोनों इस घर में रहने लगते हैं। फिर ताइसुक जब इस घर में घूमता है तो उसे वहां पर एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है जो कि काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ था। अब ताइसुक उसे ठीक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी नजर सुनहो पर पड़ती है जो कि काफी उदास थी और रो रही थी। तभी ताइसुक उसके पास आता है और उसे संभालने लगता है। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तभी वहां पर इस घर के मालिक आ जाते हैं। घर पर आते ही उन्हें महसूस होता है कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद है, इसलिए घर का मालिक अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर अंदर जाने लगता है। फिर वो वहां पर ताइसुक को देखता है और उसे बहुत पीटता है। इसके बाद ये दोनों भागकर घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर अगली सुबह ही ये दोनों फिर से नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक और घर मिलता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद ये लोग सिर्फ चाय पीते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन इन्हें फिर से एक और घर मिलता है, लेकिन फिर जैसे ही ये दोनों घर में दाखिल होते हैं वो देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी मरा पड़ा हुआ है। अब ये देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद ताइसुक को उसके पास रखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर से वो उस बूढ़े आदमी के बेटे का नंबर निकालता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका बेटा कॉल नहीं उठाता। अब ये दोनों उस बूढ़े आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए ये दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसे घर के पीछे ही दफना देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है उस बूढ़े आदमी का बेटा वहां पर आ जाता है और उन दोनों को वहां पर देखकर वो जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। तभी पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सुनहो के लिए उसके पति ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि पिछले कई दिनों से वो लापता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद ताइसुक ने ही सुनहो को किडनैप किया था। अब पुलिस वाले ताइसुक पर किडनैपिंग के साथ साथ मर्डर का भी केस डाल देते हैं और उसे पीटते हुए पूछने लगते हैं कि उस बूढ़े आदमी की लाश कहाँ पर है। ताइसुक बताता है कि उसने उसे घर के पीछे दफनाया है। अब पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इस आदमी की मौत तो कई दिनों पहले ही हो चुकी थी और ताइसुक ने उसे नहीं मारा। इसी दौरान वहां पर सुनहो का पति आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर घर आकर वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुनहो उसे अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने देती, जिसको देखकर उसका पति और भी ज्यादा पागल हो जाता है। जिसके बाद वो एक पुलिस वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ताइसुक चाहिए, जिसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अब वो पुलिस वाला भी उसकी बात मान लेता है और अगले दिन वो ताइसुक को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। तभी वहाँ पर मिनग्यो आता है और एक एक करके गोल्फ बॉल से ताइसुक को मारने लगता है, जिसके बाद वो उसे अधमरा करके वहाँ से चला जाता है। अब ताइसुक को उस पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उस पुलिस वाले को मारने लगता है, जिसके बाद ताइसुक पर एक और चार्ज लग जाता है कि उसने एक पुलिस वाले को मारने की कोशिश की है। फिर उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल जाने के बाद भी ताइसुक बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि किसी भी जगह पर वो एक दिन से ज्यादा नहीं रहा था। फिर एक दिन जब गार्ड ताइसुक को चेक करने के लिए उसके लॉकर में आता है, तो वो देखता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। गार्ड उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। पर तभी हम देखते हैं कि वो उस गार्ड के पीछे छुपा होता है। अब ताइसुक उस गार्ड के साथ ही उसके पीछे चलने लगता है, पर तभी गार्ड की नजर उसकी परछाई पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ताइसुक उसके पीछे है। फिर वो गार्ड ताइसुक को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर कुछ दिनों बाद हम मिनग्यो को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि अब ताइसुक को जेल से रिहा कर दिया गया है। तो वो सुनहो से कहता है कि अब वो ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, लेकिन सुनहो कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अब ये सुनकर मिनग्यो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो, लेकिन इस बार वो अगर यहाँ पर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम ताइसुक को देखते हैं, जो कि वापस उन्हीं घरों में जाने लगता है जहाँ पर वो पहले जा चुका था। पर इस बार ताइसुक को वहाँ पर कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि ताइसुक ने अब प्रैक्टिस करके खुद को ऐसा बना लिया था कि अब वो किसी के भी पीछे आसानी से छुप सकता था। अब सभी घरों में घूमने के बाद आखिर में वो सुनहो के घर पहुंचता है। वहाँ पर मिनग्यो को महसूस होता है कि उसके घर में कोई तो है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सुनहो को पता चल जाता है कि ये ताइसुक ही है। अब ये देखकर सुनहो बहुत खुश होती है कि ताइसुक अब उनके साथ ही रहेगा, वो भी बिना किसी को दिखाई दिए।
हम देखते हैं कि सुनाओ गले तो अपने पति को लगती है, लेकिन किस वो ताइसुक को करती है। और जब भी उसका पति घर से बाहर जाता है तो ये दोनों पीछे से घर में इंटीमेट होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।